चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा आज हमें फर्दर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर बेटा दोबारा से शुरू करना है। उसके हम ऑलमोस्ट 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। नाउ टुडे विल डिस्कस द फोर्थ लेक्चर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। हमने बेटा प्रिंसिपल स्टार्ट किए थे, जो मिस्टर हेनरी फयोल ने हमें जो प्रिंसिपल प्रोवाइड करे गए बेटा, राइट, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। तो उन प्रिंसिपल में से कुछ टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लाइक हमने आई थिंक 2 टॉपिक डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। द फर्स्ट वन इज द डिवीजन ऑफ वर्क एंड द सेकंड वन इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। ये दो बेसिकली बेटा दो हम एक्चुअली कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम इसके आगे के सिचुएशन को डिस्कस करेंगे, राइट। कि सर बेसिकली हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के आगे के जो प्रिंसिपल्स थे वो हमें डिस्कस करने हैं। 14 थे बेटा, जिसमें से 2 हम डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में माइट भी मैं 3 प्रिंसिपल आपको डिस्कस कराऊंगा। विल डिस्कस अराउंड 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और काफ़ी डिटेल में है बेटा ये, तो बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, मैंने शायद लास्ट क्लास में बेटा वॉयलेटिंग इफेक्ट में कुछ बच्चों को डाउट था। सर पॉजिटिव इफेक्ट तो समझ में आ गया था, बट जो वॉयलेटिंग इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल था उसमें कुछ बच्चों को डाउट था, राइट। मेरे पास आई थिंक डाउट भी आए थे कुछ स्टूडेंट्स के। तो आज बेटा उसको हम दोबारा से अच्छे से समझेंगे कि वॉयलेटिंग इफेक्ट्स का क्या सिचुएशन थी, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था सभी बच्चों को, राइट। टुडे विल डिस्कस इट। आई थिंक वो कुछ मिसमैच भी हो गया था वॉयलेटिंग इफेक्ट्स को लेके, बट आज वो क्लियर हो जाएगा बेटा। उसकी पूरी सिचुएशन हम यहाँ पर डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि बेटा आज हमें 3 प्रिंसिपल अब डिस्कस करने हैं। डिसिप्लिन, राइट, पहला आई मीन थर्ड है हमारा डिसिप्लिन, फिर यूनिटी ऑफ कमांड, एंड द फिफ्थ वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, राइट। तो ये 3 प्रिंसिपल बेटा आज हमें डिस्कस करने हैं। अगेन नोट्स आप सभी को मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिए थे बेटा, राइट। स्टिल मैं आपको स्क्रीनिंग के थ्रू बेटा नोट्स को यहाँ प्रेजेंट करूंगा और उसको हम डिटेल में डिस्कस आज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बेटा हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट किसके रिगार्डिंग है। देखिए, ये हैं हमारे नोट्स, चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1, जिसका लेक्चर 4 है बेटा ये, जिसमें हमें पहला पॉइंट आज डिस्कस करना है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की क्या सिचुएशन है बेटा, इस चीज को हमें डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनेंगे, और आई होप सो कि बेटा आपने लास्ट क्लास प्रॉपरली अच्छे से अटेंड करी हो, राइट। अगर आपने लास्ट क्लास अच्छे से अटेंड कर रखी है बेटा, तो डेफिनेटली आपको सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा आज की क्लास का बेटा डिसिप्लिन। अब जरा बिल्कुल ध्यान से सुनना है डिसिप्लिन। अगर मैं डिसिप्लिन को डिटेल में एक्सप्लेन करूं आपको, तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। देखिए, आज तक जो आपने डिसिप्लिन का मतलब पढ़ा था बेटा, वो नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब कुछ और है। जैसे कि आपने डिसिप्लिन का मतलब पढ़ा होगा बेटा कि कैसे प्रॉपर क्लास में बैठा जाता है वगैरह वगैरह, नॉर्मल सी चीजें, ठीक है। बट यहाँ पर जो हम ये डिसिप्लिन का मतलब समझेंगे, दिस इज समथिंग एल्स। अब जरा बिल्कुल ध्यान सुनेंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, देन विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखिए डिसिप्लिन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, क्या लिखा बेटा, द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, 2 सिचुएशंस होती हैं, बिल्कुल कंसंट्रेशन सुनिएगा। पहला रूल्स और दूसरा एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में एक कॉन्सेप्ट समझा दूं। यहाँ पर ना बेटा ऑर्गेनाइजेशनल रूल की बात हो रही है, यहाँ पर एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं बेटा। जो एक्ट कंपनी के ऊपर या किसी बिजनेस के ऊपर जो लॉ वगैरह लगता है ना, उन रूल की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ये जो रूल आपके सामने प्रेजेंट करे गए हैं, दीज रूल्स आर ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, जो उनके अपने पर्सनल रूल्स होते हैं बेटा एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग वो। दूसरा एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। देखिए, जब जब कंपनी में बेटा कोई पर्सन जॉब्स के लिए अप्लाई करता है या अपॉइंटमेंट होती है बेटा उसकी, तो उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसको हम बॉन्ड भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। तो उस एग्रीमेंट में भी बेटा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसके हिसाब से उस एम्प्लॉय को कंपनी में जॉब करना होता है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट शुड बी ओबेड बाय द बोथ। अब जरा ध्यान सुनना, जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स होते हैं या जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल बेटा एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, राइट, शुड बी ओबेड बाय द बोथ सुपीरियर एज वेल एज आपके सबॉर्डिनेट्स। यानी कि सर जितने भी रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स होंगे, इन सबको बेटा सारे पर्सन, चाहे वो सुपीरियर पर्सन हो चाहे वो सबॉर्डिनेट पर्सन हो, सारे के सारे पर्सन उस रूल को फॉलो करेंगे।
विच आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, राइट, तो उसका डेफिनेटली एक ऑब्जेक्टिव होगा बेटा। तो उस ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली अचीव करने के लिए वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं या जितने भी बेटा एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स बने हुए हैं, उन एग्रीमेंट्स को फॉलो करना प्रॉपरली दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो सुपीरियर पर्सन हो चाहे वो सबॉर्डिनेट पर्सन हो। ठीक है, आप जरा ध्यान से सुनेंगे प्लीज। बेटा कोई लिंक नहीं देगा, मैंने ग्रुप में जितने भी लिंक प्रोवाइड करे थे सभी के लिए था। अब जो बच्चा अलग से मांग रहा है उसको मत देना। चलो ध्यान सुनेंगे, यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ बेटा, एक देखो स्मोकिंग का साइन बना हुआ है और लिखा हुआ है नो स्मोकिंग। ये एक तरह का रूल है, मान लीजिए किसी कंपनी में अप्लाई हो रखा है। अब इसको जरा सा डिस्कस करते हैं ध्यान से, सिचुएशन क्या है। देखो जी, अगर मैं बेसिक सी बात करूं बेटा आपके सामने ये जो हमारा डिसिप्लिन है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बेटा एक रूल है। मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूँ बेटा। फॉर एग्जांपल मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा सही से बैठो, मैं खुद बेटा इनडिसिप्लिन तरीके से बैठा हूँ। लेट अस अज्यूम बेटा मैंने टी शर्ट नहीं पहन के वो जो बनियान होती है वो पहन रखी है ना, और आपके सामने प्रॉपर स्मोकिंग करते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ। नाउ द सिचुएशन इज दैट, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि बेटा आप प्रॉपर अच्छे से रूल फॉलो करके डिसिप्लिन में बैठो, प्रॉपर चेयर में बैठो। तो क्या आप इस चीज को मानेंगे बेटा? नो, यू विल नॉट कंसिडर विद दैट, आप भी बेटा मेरे जैसा ही काम करेंगे। तो द सिचुएशन इज दैट अगर हमें क्लास प्रॉपरली अच्छे से चलानी है, तो जो क्लास के लिए बेटा रूल्स कंडक्ट करे गए हैं, उन रूल्स को बेटा मुझे भी इक्वली डिसिप्लिन को मानना पड़ेगा बेटा, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, और आपको भी बेटा उनको मानना पड़ेगा। और आप कब मानोगे बेटा? जब मैं उन रूल्स को फॉलो कर रहा हूँगा। तो सिचुएशन ये है बेटा, जो फयोल्स थे उन्होंने कहा भैया डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंटेड होते हैं एम्प्लॉयज के लिए, डेफिनेटली रूल्स हैं तो सभी के लिए होंगे बेटा। तो उन रूल्स को बेटा सीनियर के साथ साथ सबॉर्डिनेट, आप चाहते हो कि सबॉर्डिनेट रूल्स को माने और आप ना मानो। मान लीजिए एक फैक्ट्री में लिखा हुआ है नो स्मोकिंग, राइट। अब नो स्मोकिंग एक तरह का रूल है कि आप यहाँ पर फैक्ट्री एरिया में बेटा स्मोकिंग नहीं कर सकते, बट वहीं पे मैनेजर आके बेटा स्मोक करता है, राइट, और खुद स्मोक कर रहा है और सामने वाले को बोला भाई स्मोकिंग नहीं करेगा। तो क्या सामने वाला पर्सन यानी कि जो सबॉर्डिनेट्स है, जो जूनियर पर्सन है, क्या उस रूल को फॉलो करेगा बेटा? नहीं करेगा। ठीक है, तो द सिचुएशन इज दैट आपको बेटा अगर रूल फॉलो करवाने हैं तो डेफिनेटली पहले सीनियर पर्सन को रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन इज नथिंग, डिसिप्लिन कहता है बेटा रूल्स को बेटा सुपीरियर पर्सन भी फॉलो करेंगे और सबॉर्डिनेट पर्सन भी फॉलो करेंगे, तभी जाके बेटा आप जो रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं और उस रूल की वजह से इंप्लीमेंट होने की वजह से बेटा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव किया जा सकता है। ठीक है, डेफिनेटली बेटा अगर सीनियर पर्सन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो जूनियर पर्सन भी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, और ये ऑब्वियस बात भी है। ठीक है, क्लियर हुआ जी कि डिसिप्लिन का यहाँ पर मतलब क्या है बेटा? समझ में आया आपके? बोलो यार, समझ में आया डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब जरा एक बात मेरी ध्यान से सुनना। यहाँ पर ना हमें दो चीजें पढ़ने हैं सर, डिसिप्लिन का ना दो कॉन्सेप्ट। एक तो डिसिप्लिन, ध्यान सुनना बेटा, डिसिप्लिन का पॉजिटिव इफेक्ट और वॉयलेटिंग इफेक्ट। देखो बिफोर स्टार्टिंग दीज टू कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना हूँ, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। बेटा मान लीजिए कोई रूल बना हुआ है, कोई रूल बना है, क्या उस रूल का, अगर मैं इकोनॉमिकली बात करूंगा, उस रूल का कोई नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है? अगर कोई रूल्स बना है बेटा, क्या उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है? एनी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एनी रूल? हाँ जी। कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं मे बी, और कुछ कह रहे हैं नो। ओके, ठीक है। बेटा जो बच्चा नो कह रहा था, प्लीज वो अपना आंसर को जस्टिफाई करेगा। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन कि अगर बेटा रूल्स से नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द इफेक्ट्स? अगर कोई रूल बना है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट है और नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। आई एम वेटिंग बेटा।
रूल्स का नेगेटिव इफेक्ट कैसे हो सकता है जबकि रूल्स को सबसे अच्छे के लिए बनाए जाते हैं? ओके, ठीक है, चलिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। मुझे एक्चुअली यही पॉइंट क्लियर करना था स्टूडेंट्स का कि क्या रूल्स के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो मैं आपके लिए आपके साथ एक डिस्कशन करता हूँ बेटा, छोटा सा फॉर्मल सा डिस्कशन, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लीजिए एफडीआई, आपने एफडीआई के बारे में सुना होगा बेटा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने ना बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। मैं आपको एक छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, पॉजिटिव इफेक्ट जो भी होगा आप देखते हैं। मान लो एफडीआई पॉलिसी गवर्नमेंट ने ना रिटेल सेक्टर में अलाउ कर दिया। अब रिटेल सेक्टर का मतलब होता है जो बेटा, वो जो रिटेलर्स होते हैं ना बेटा, जो किनारे आपके घर गली में दुकान होगी किसी पसंद की वगैरह वगैरह, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इस सेक्टर में एफडीआई अलाउ कर दिया ना। एफडीआई क्या होती है सर? एफडीआई बेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, की बाहर का पैसा इस सेक्टर में भी आ सकता है, जिसकी वजह से बेटा क्या होंगे, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े दुकानें सेटअप हो जाएंगी, जहां पर सब्जियां आपको मिला करेंगी, या आपको बेटा जो रिटेल शॉप के सामान होता है वो सारा वहां पर मिला करेगा। अब ध्यान से सुनना, सर गवर्नमेंट ने रूल तो अच्छे के लिए बनाया था कि डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा, बट मुझे एक बात बताइए, इस रूल के आने से इकोनॉमी डेवलप तो होगी, डोंट यू थिंक कि कुछ लोगों का बेरोजगारी भी आ सकती है? कंप्यूटर के आने से बेटा, अगेन एक रूल था कि आप कंप्यूटर में ही सारा काम होगा, कंप्यूटर के थ्रू ही सारा काम होगा, रूल्स तो था। हाँ, इस रूल से बेटा पॉजिटिव इफेक्ट था क्या, नेगेटिव नहीं था? बिल्कुल। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, रूल्स से बेटा कुछ पॉजिटिव भी होता है और कुछ नेगेटिव भी होता है। बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये जो रूल्स हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, दिस अ प्रिंसिपल, ये क्या रूल्स हैं या डायरेक्शंस हैं? बिल्कुल ध्यान सुनना, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रिंसिपल, ये रूल्स हैं या डायरेक्शंस हैं बेटा? दीज आर रूल्स और डायरेक्शन। रूल्स या डायरेक्शन, फटाफट बोलो जल्दी से। ये डायरेक्शंस है बेटा, दीज आर द डायरेक्शन। तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, तो डायरेक्शन बेटा क्या हमेशा मैंडेटरी होते हैं या ऑप्शनल होते हैं? आइदर यू अडॉप्ट, आइदर यू नॉट टू अडॉप्ट, दिस इज अप टू यू। तो सर, आपने ये जो दो इफेक्ट में आपको बता, देखो ध्यान सुनना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान सुनना। या तो बेटा रूल्स क्या होंगे बेटा, अगर मैं रूल्स की बात करूं तो रूल्स तो मैंडेटरी होंगे भैया, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। पर डायरेक्शन बेटा हमेशा क्या होते हैं बेटा, ऑप्शनल होते हैं। आइदर यू एक्सेप्ट दिस डायरेक्शन, आइदर यू नॉट टू एक्सेप्ट दिस डायरेक्शन, ठीक है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है ना टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल, अब ये इफेक्ट्स एक्चुअली है क्या, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये इफेक्ट्स बेटा डिपेंड करेगा, क्या आप इन प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर रहे हो या आप इन प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अगर आपने प्रिंसिपल एक्सेप्ट करे तो पॉजिटिव इफेक्ट, अगर आपने प्रिंसिपल एक्सेप्ट नहीं करे तो वॉयलेटिंग इफेक्ट। यानी कि ध्यान से सुनना, मतलब क्या कहने जा रहा हूँ बेटा मैं, इसीलिए मैंने आपको रूल्स और प्रिंसिपल में डिफरेंस बताया। रूल्स बेटा मैंडेटरी होते हैं, अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बनाए, लॉ बनाया बेटा, वो मैंडेटरी फॉलो करना पड़ेगा, वहां पर कोई और ऑप्शन नहीं है। बट ये डायरेक्शन हमारे मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है बेटा, ये हमें फॉलो करने हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमारा अपना ओपिनियन है। तो बिजनेस के जो हेनरी फेवल थे, उन्होंने कहा अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपके पॉजिटिव इफेक्ट्स बिजनेस में ये हो सकते हैं, अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो आपके बिजनेस में वॉयलेटिंग इफेक्ट्स ये हो सकते हैं। समझ आ रहा है मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूँ बेटा, सिचुएशन आपको? हाँ जी। तो ध्यान से सुनना, सर जो प्रिंसिपल है ना, दीज आर द डायरेक्शंस, ये सजेस्टिव पॉइंट्स हैं जो हमें एक प्रोफेशनल पर्सन ने सजेस्ट करे हुए हैं, या तो मैं इन्हें एक्सेप्ट करूं या तो मैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं करूं। तो अगर मैं इनको एक्सेप्ट करता हूं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर मैं इनको एक्सेप्ट नहीं करता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो सर अगर एक्सेप्ट करूंगा तो इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सर इसको अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो इसके वॉयलेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ये दो टॉपिक्स हैं बेटा, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं चाहिए मुझे कोई भी बच्चा। मुझे कुछ बहुत सारे स्टूडेंट के इसमें डाउट आए थे, सर ये वॉयलेटिंग इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट ना समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए बेटा इसको थोड़ा सा डिटेल में आज मैं आपको समझा रहा हूँ कि वॉयलेटिंग इफेक्ट्स और पॉजिटिव इफेक्ट्स के बीच का डिफरेंस क्या है। अगर मैं प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, राइट, तो मेरे साथ ये पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे। अगर मैं प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता हूं तो उसका परिणाम होगा बेटा वॉयलेटिंग इफेक्ट्स। तो वो वॉयलेटिंग इफेक्ट्स क्या हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बोलो जी, समझ में आया? पढ़ने वाले क्या है बेटा, पढ़ाया नहीं है अभी? हाँ जी, बोलो फटाफट से। हाँ, तो देखो फिर आप आगे की सिचुएशन देखो। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, ये सिचुएशन क्या है। ये देखिए,
ये हमें दिया हुआ है बेटा इसका पॉजिटिव इफेक्ट। दिस इज द पॉजिटिव इफेक्ट्स, नाउ विल डिस्कस दिस पॉजिटिव इफेक्ट्स को समझेंगे बेटा ये है क्या। देखो, तो आई थिंक अगर किसी बच्चे को ना अभी भी डाउट है बेटा, प्लीज आप एक काम कर सकते हैं, आप ना इस पॉजिटिव इफेक्ट के ब्रैकेट में लिख दीजिए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉलोइंग द प्रिंसिपल। यानी कि फॉलोइंग बेटा वो नीचे वाला फॉलोइंग नहीं, फॉलो फॉलो वाला तुम लिख लो, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉलो दिस प्रिंसिपल। अगर आप इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये परिणाम होंगे बेटा। तो पहला परिणाम क्या लिखा है बेटा, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। डेफिनेटली बेटा, अगर डिसिप्लिन से काम हो रहा होगा बेटा कंपनी में, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन सारे पर्सन फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। आपने देखा होगा बेटा, दैट इज द सिचुएशन, अगर मान लीजिए एक मैनेजर है, ठीक है, वो मैनेजर बेटा अगर कंपनी में टाइम पे आ रहा है, ठीक है, यानी कि 8 बजे ऑफिस ओपन होता है, तो वो 8 बज के 15 मिनट तक ऑफिस पहुंच जाता है। तो क्या बेटा उसके स्टाफ की ये हिम्मत होगी कि वो 8:30 बजे आए? तो स्टाफ को बेटा जो दैट इज जूनियर पर्सन है बेटा, डेफिनेटली वो तो उससे भी पहले आने की कोशिश करेंगे। रीजन बीइंग सर, उनका जो सीनियर पर्सन है ना, वो रूल्स फॉलो करके टाइम पे आ रहा है। तो जब और पर्सन्स भी आएंगे टाइम पे बेटा, डेफिनेटली उनके काम करने की एफिशिएंसी, उनकी पंक्चुअलिटी क्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी बेटा? अगर सारे रूल्स बेटा सीनियर पर्सन मान रहे हैं, अगर जूनियर भी पर्सन मानेंगे, डेफिनेटली जब सीनियर मान रहा है तो जूनियर को तो मानना ही पड़ेगा। तो क्या उस सिचुएशन में बेटा यहाँ पर आपके एफिशिएंसी में इंक्रीजमेंट होगा बेटा एम्प्लॉय की? यस सर। तो ये है बेटा पहला पॉजिटिव इफेक्ट्स इसका, कि सर अगर हम इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन वाले प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी एफिशिएंसी यहाँ पर क्या होती है बेटा, बढ़ती है एज ए एम्प्लॉय। दूसरा लिखा बेटा बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। डेफिनेटली बात है, अब मैनेजमेंट में बेटा सारे लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को मान रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आज बेटा मैंने इस व्हाट्सएप स्टेटस पे एक स्टेटस लगाया था, अगर आपने देखा हो, आधार कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। राइट, आधार कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक तरह का रूल है बेटा। रूल मैं आपको समझा दूं, उसमें बहुत सारी चीजें थी, अगर आपने देखा होगा तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि आधार कार्ड का क्या सिचुएशन है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए बेटा कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, या कोई कलेक्टर है, या कोई ऐसा पर्सन है जो बेटा एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, अगर वो बहुत अच्छा है, स्ट्रिक्ट रूल सारे फॉलो करता है, लॉ फॉलो करता है, तो क्या उसके जूनियर स्टाफ की बेटा इतनी हिम्मत होगी कि वो लॉ फॉलो ना करें? हाँ, क्यों? क्योंकि उनका सीनियर पर्सन बेटा लॉस को फॉलो कर रहा है। तो दिस इज द इम्पैक्ट, इससे काम करने की एफिशिएंसी आपकी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। टाइम पे आओगे, टाइम पे काम करोगे, वे जो रिसोर्सेस है उसका फालतू का वेस्टेज नहीं करोगे। डेफिनेटली आपके काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। और लेबर मैनेजमेंट भी क्या होगा बेटा वहां पर बहुत बेहतर होगा। ठीक है, ये लेबर का मैनेजमेंट भी हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर रूल्स वगैरह सारे फॉलो हो रहे हैं तो। क्लियर हुआ बेटा ये पॉजिटिव इफेक्ट सभी के? ठीक है, किसी को डाउट है प्लीज पूछ सकता है। इफ एनी वन हैज डाउट यू कैन रेज। जिस किसी को डाउट है बेटा प्लीज पूछ सकता है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ू इसके वायलेटिंग इफेक्ट्स को समझें। नलायक को हैंड रेज मत किया करो। चलो ठीक है, इसके नेगेटिव इफेक्ट देखो फिर आप। अगले पेज पे आते हैं और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स पढ़ते हैं। देखिए, ये है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेटिंग इफेक्ट्स, यानी कि नॉन फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स। बेटा आकाश ये हैंड हटा लो अपना। अब सुनिएगा ध्यान से, वायलेटिंग इफेक्ट्स में क्या सिचुएशंस आती है। देखो बेटा, इन्होंने पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डिक्लाइन इन द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। देखिए बेटा, जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाएगा, यानी कि सर अगर डिसिप्लिन को आप फॉलो नहीं करेंगे, बिल्कुल प्लीज ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा, अगर बेटा इस प्रिंसिपल डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, इसका मतलब सर ये मैसेज जा रहा है मार्केट में कि सर इस ऑर्गेनाइजेशन के जो सुपीरियर पर्सन्स हैं या जो सबॉर्डिनेट पर्सन्स हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो मार्केट में बेटा उस कंपनी की रेपुटेशन क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। और डेफिनेटली एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। हाइट ऑफ द डिसऑर्डर, हाइट ऑफ द डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि बेटा कि डेफिनेटली अगर सुपीरियर पर्सन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा तो जूनियर पर्सन भी बोल, भाई जब आप खुद रूल फॉलो नहीं कर रहे हो देन व्हाई शुड आई ओबे योर ऑर्डर्स, मैं आपके ऑर्डर्स को क्यों फॉलो करूं? तो डेफिनेटली वहां पर जूनियर और जूनियर और सीनियर में बेटा कंफ्लिक्ट भी हो सकते हैं, और डिसऑर्डर ज्यादा होंगे बेटा, ऑर्डर को लोग कंप्लाई कम से कम लोग करेंगे। ठीक है सॉरी
डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय, डेफिनेटली बात है बेटा कि वहां पर एम्प्लॉयज के कॉन्फिडेंस में क्या आ जाएगी बेटा, कमी आ जाएगी। रीजन बीइंग, सर कॉन्फिडेंस क्यों कम हो रहा है? जब बेटा डिसिप्लिन से काम नहीं होगा तो आपको क्या लगेगा, यार कंपनी में तो ग्रोथ है ही नहीं। डेफिनेटली यहाँ पर तो जब मर्जी तब कंपनी सेटअप हो रही है, जब मर्जी तब मैनेजमेंट आ रहा है, वर्कर जब मर्जी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी से बेटा आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। आप उस कंपनी से क्या करोगे बेटा, मूव ऑफ करने की सोचोगे। हाँ जी। तो दीज आर द वॉयलेटिंग इफेक्ट्स कि सर पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन पे खतरा हो सकता है बेटा, वो डिक्रीज हो सकती है। एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी कम हो सकती है, लोग डिसऑर्डर करना शुरू करेंगे बेटा, आपका ऑर्डर नहीं कंप्लाई करेंगे, और कॉन्फिडेंस में भी कमी आ सकती है अगर आपने डिसिप्लिन का क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया तो। हाँ जी, समझ आया बेटा सभी स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन वाला कॉन्सेप्ट? हाँ जी, ओके। तो किसी स्टूडेंट को डाउट है प्लीज वो पूछ सकता है, यू हैव 1 मिनट टाइम। ठीक है, ओके डन। अब अगला पढ़ते हैं बेटा, यूनिटी ऑफ कमांड। अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यूनिटी ऑफ कमांड की क्या सिचुएशंस है, इसको भी ध्यान से समझते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट, हाइट ऑफ डिसऑर्डर। जैसे ध्यान से सुनना, जैसे मैं हूँ आई एम टीचर, मान लीजिए आप मेरे से क्लास लेते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। मान लीजिए आप मेरे से क्लास ले रहे हो, ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल 8 बजे की क्लास है, मैं 8:30 बजे आ रहा हूँ, ठीक है, 8:30 बजे आ रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ जो स्टूडेंट 8 बजे आके नहीं बैठेगा वो क्लास से बाहर कर दूंगा। तो डू यू थिंक, ये आप ये सोच सकते हो कि सर अगर आप 8:30 बजे आ रहे हो तो हम 8 बजे क्यों आएंगे? डेफिनेटली हम भी लेट आएंगे, और आप मेरी बात को बेटा क्या कंसिडर नहीं करोगे, मेरी इस बात को कंसिडर नहीं करोगे। तो दिस इज द पॉइंट। फिर ये कहते हैं सर जो बच्चा पहला पॉइंट पूछ रहा है, बेटा कंपनी की रेपुटेशन इसलिए खराब होती है क्योंकि आप रूल्स नहीं मान रहे हो, डिसिप्लिन में काम नहीं कर रहे हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा बेटा, रूल्स वगैरह आप फॉलो नहीं करोगे तो कंपनी की रेपुटेशन तो कम होगी होगी, साथ के साथ एम्प्लॉय की एफिशिएंसी भी यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट जिन बच्चों का डाउट था, आई होप सो आपका क्लियर हो गया हो। बेटा अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए प्लीज रिकनेक्ट हो जाना, ठीक है। अगला आता है यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ ये सिचुएशन क्या है, इसको भी पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। वैसे मैं आपको फॉर्मली एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ बेटा आपके साथ, देन हम इस पे मूव करेंगे कि यूनिटी ऑफ कमांड एक्चुअली है क्या। अगर मैं आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन डिस्कस करूं, मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लो एक सीनियर पर्सन है, या एक्चुअली एक सबॉर्डिनेट पर्सन है। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है जूनियर पर्सन, ठीक है, मैनेजर से जूनियर पर्सन। तो बेटा उस जूनियर पर्सन को ना तीन तीन लोग ऑर्डर दे रहे हैं, यानी कि तीन सुपीरियर पर्सन है जो उसको ऑर्डर दे रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, वो जूनियर पर्सन किसकी फॉलो करेगा, किसकी बात मानेगा, किसके ऑर्डर को बेटा फुलफिल करेगा, या उसके लिए पॉसिबल है किसी एक के भी ऑर्डर को फुलफिल कर पाएगा? हाँ जी, इज इट पॉसिबल कि वो तीनों की कमांड ऑर्डर को बेटा फुलफिल कर पाएगा? नो सर, डेफिनेटली वो किसी एक की भी नहीं कर पाएगा बेटा। रीजन बिंग सर, इतनी एफिशिएंसी किसी पर्सन के अंदर नहीं होती है कि वो एक टाइम पे तीन तीन चार चार लोगों के ऑर्डर को सुन सके और उसको कंप्लाई कर सके। तो सर सिचुएशन क्या है, तो मिस्टर फेयोल, राइट, हेनरी फेयोल ने बेटा हमें एक प्रिंसिपल दिया यूनिटी ऑफ कमांड का। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द यूनिटी ऑफ कमांड, उन्होंने कहा कि भैया देखो, एक सीनियर पर्सन, सिर्फ एक ही सीनियर पर्सन होना चाहिए ऑर्डर देने वाला, 10-10 लोग नहीं होने चाहिए बेटा। अगर एक पर्सन ऑर्डर दे रहा होगा तो डेफिनेटली उस ऑर्डर को सबॉर्डिनेट पर्सन अच्छे से कंप्लाई कर सकता है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ध्यान सुनना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर, यानी कि सर जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है शुड रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर पर्सन एट ए टाइम, राइट। एक समय पर बेटा अगर एक एम्प्लॉय को कोई ऑर्डर दे रहा है बेटा, वो एक ही पर्सन ऑर्डर दे, तभी बेटा एम्प्लॉय शुड आंसरेबल ओनली टू द सुपीरियर। यानी कि ध्यान सुनेंगे सिचुएशन क्या थी, यूनिटी ऑफ कमांड कहता है भैया अगर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को कोई पर्सन ऑर्डर दे रहा है तो वो सिंगल होना चाहिए। अगर वो सिंगल होगा एक टाइम पे, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आज और अभी उसने किसी और ने ऑर्डर दिया, माइट बी
कुछ घंटे बाद बेटा कोई दूसरा पर्सन ऑर्डर दे दे, यानी कि एक टाइम पे एक ही पर्सन एक एम्प्लॉय को ऑर्डर दे, यानी कि बेटा 3-3 4-4 पर्सन एक ही टाइम पे ऑर्डर दे रहे हैं बेटा, तो वो किसके लिए आंसरेबल होगा? डेफिनेटली वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं सर अगर एक ही पर्सन ऑर्डर देगा तो उसको कंप्लाई करने में ज्यादा आसानी होगी, तो एम्प्लॉय बेटा डेफिनेटली उस काम को कर भी सकता है और उस काम के लिए बेटा वो आंसरेबल भी हो सकता है, क्योंकि उसे पता है जिसने उसको ऑर्डर दिया है उसी को उसे आंसर करना है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। आई थिंक समझ में आ गया होगा बेटा, ये काफी सिंपल पॉइंट था। ठीक है, ये देखो मैंने एक छोटा सा चार्ट भी आपके लिए प्रिपेयर करा है, ये देखिए, ये हमने चार्ट प्रिपेयर किया तो बेटा इसमें लिखा हुआ है राइट अप्रोच और रॉन्ग अप्रोच। राइट अप्रोच क्या है बेटा? देखो मैनेजर एक है और ऑर्डर दे रहा है 3 सबॉर्डिनेट्स को। बेटा सबॉर्डिनेट 1 2 3 4 जितने मर्जी हो सकते हैं, ऑर्डर देने वाला एक ही पर्सन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैनेजर तो एक ही है बट सबॉर्डिनेट 3 है बेटा, उनको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रॉन्ग अप्रोच में देखिए बेटा 2 मैनेजर हैं और वो 2 मैनेजर बेटा इनको भी ऑर्डर दे रहा है, वाला मैनेजर भी इसको ऑर्डर दे रहा है, यानी कि अल्टीमेटली दोनों मैनेजर तीनों सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबॉर्डिनेट बेटा कंफ्यूज हो जाएंगे एक्चुअली में ऑर्डर फॉलो किसका करें और किसके लिए भी हम आंसरेबल रहें। ठीक है, एम स्टैंड फॉर मैनेजर और एस स्टैंड फॉर सबॉर्डिनेट्स। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है बेटा तो पूछ सकता है प्लीज। हाँ जी, है किसी को डाउट? ठीक है, तो आगे देखो फिर। आगे देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इफेक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल। सर इस प्रिंसिपल के अगेन इफेक्ट्स, वही बेटा 2 इफेक्ट, या तो पॉजिटिव इफेक्ट या तो वॉयलेटिंग इफेक्ट। सर पॉजिटिव इफेक्ट क्यों? अगर आपने प्रिंसिपल फॉलो किया तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होगा, अगर आपने प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो क्या इसका वॉयलेटिंग इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, देर इज नो कंफ्यूज सिचुएशन फॉर द सबॉर्डिनेट। डेफिनेटली सर जब एक पर्सन किसी ऑर्डर दे रहा है बेटा, तो हमें कट एंड क्लियर होगा कि हाँ जी वी आर आंसरेबल फॉर दैट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स बेटा ऑर्डर दे रहा है 10 लोगों को, तो उन 10 लोगों को पता होगा भैया एक्स ने हमें ऑर्डर दिया है, कंप्लाई करना है और रिपोर्टिंग किसको करनी है? मिस्टर एक्स को। तो देर इज नो कंफ्यूजन। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर कंफ्यूजन जैसी कोई बात नहीं होती बेटा सबॉर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, फिर कहता है सर द एफिशिएंसी ऑफ द सबॉर्डिनेट्स इंक्रीज। डेफिनेटली जब आप बेटा एफिशिएंसी क्षमता होती है काम करने की, 10 ऑर्डर मिलेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, काम नहीं कर पाओगे। बट एक ही पर्सन से ऑर्डर मिला है, उसी काम को करोगे, डेफिनेटली आप ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो और उससे आपकी एनर्जी, आपका एफिशिएंसी बेटा क्या होगी? बेटा इंक्रीज होगी। और यहाँ पर आसानी होती है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना। डेफिनेटली सर एक पर्सन ऑर्डर दे रहा है तो वो फिक्स कर देगा भाई तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अगर 10-10 लोगों से बेटा ऑर्डर मिलता तो वो पर्सन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता, कौन से काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता? तो वो तो पॉसिबल था ही नहीं बेटा। तो इसलिए यहाँ पर बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना आसान होता है। अगला लिखा है द एफिशिएंसी ऑफ द सुपीरियर। हाँ, वेरी गुड। क्या लिखा है देखो, द एफिशिएंसी ऑफ द सुपीरियर इंक्रीज। बेटा जो सुपीरियर पर्सन होता है उसकी एफिशिएंसी भी क्या होती है? बढ़ती है। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। मान लीजिए बेटा एक सुपीरियर पर्सन है तो डेफिनेटली सारा अकाउंटेबिलिटी उसी के अंदर होगी, उसी के ऊपर होगी बेटा सारी अकाउंटेबिलिटी। राइट, अगर दूसरा मैनेजर भी होता तो दोनों एक दूसरे पे टाल रहे होते, भैया इसका काम था, भैया इसका काम था। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ सिंगल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है काम करवाने की, तो डेफिनेटली वो अपना काम अच्छे तरीके से करेगा, ज्यादा क्वेश्चन होके करेगा बेटा काम। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन होके करेगा तो डेफिनेटली बात है बेटा उसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी? यहाँ पर इंक्रीज होगी। देर इज अ 4 पॉइंट। पहला सर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, आसानी से काम हो जाते हैं। दूसरा एफिशिएंसी बढ़ती है बेटा एम्प्लॉय की, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान होता है और सुपीरियर पर्सन की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज किया जा सकता है थ्रू द दिस प्रिंसिपल। क्लियर हुआ जी? किसी पॉइंट में किसी को डाउट है तो पूछो फटाफट से। इफ एनी वन हैज डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट, 4 में से किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं फटाफट से। ठीक है, पक्का डाउट नहीं है ना किसी को? ओके, सेकंड पॉइंट बेटा एफिश सबॉर्डिनेट्स। जैसे मानो ना एक बच्चे का डाउट आया सेकंड पॉइंट में, सर डाउट सेकंड पॉइंट बेटा मान लीजिए आप एक वर्कर हैं और आपको बेटा 10 लोग ऑर्डर दे रहे हैं, किसकी सुन पाओगे बेटा? किसी की सुन पाओगे? नहीं।
क्यों? क्योंकि सर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, यार मैं किसकी सुनूँ और किसका काम करूँ, किसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँ। बट अगर एक सिंगल मैनेजर आपको ऑर्डर दे रहा है बेटा, तो डेफिनेटली आपको क्लियर होगा कि यार एक सिंगल पर्सन मुझे ऑर्डर दे रहा है, और आपको ये क्लियर होगा काम क्या करना है। जो आप काम करोगे, अच्छे से काम करोगे प्रॉपर्ली, बिना कन्फ्यूजन के काम भी अच्छे से होगा आपसे बेटा, तो यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। अब आइए बेटा इसके वायलेटिंग इफेक्ट्स के ऊपर। वायलेटिंग इफेक्ट्स यानी कि वही अगेन, अगर आपने प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया यूनिटी ऑफ कमांड वाला, तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है। मुझे पहला पॉइंट तो सिंपल है बेटा, इट क्रिएट कंफ्यूज सिचुएशन फॉर द सबऑर्डिनेट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने प्रिंसिपल फॉलो नहीं करा, लेट अस अज्यूम प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हो, तो मान लीजिए दो दो तीन तीन मैनेजर एक पर्सन को ऑर्डर इशू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर कंफ्यूजन की सिचुएशन हो सकती है। अच्छा ध्यान सुनना, ये सिचुएशन हो सकती है, जरूरी नहीं बेटा हो। ठीक है ना, जरूरी नहीं ऐसा हो, क्योंकि मान लीजिए आपने अगर प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, तो आप प्रिंसिपल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो। जैसे मान लो आपने रॉन्ग सिचुएशन को भी अडॉप्ट कर लिया, तो क्या पता आपका एम्प्लॉय इतना शार्प हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कंफ्यूजन की सिचुएशन आ जाए। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। ऑब्वियस सी बात है, आप काम ही नहीं कर पाओगे, आप ऑर्डर की क्लैरिटी ही नहीं ले पाओगे, ऑर्डर समझ ही नहीं पाओगे, तो आपकी एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। और यहाँ पर डिफिकल्टी होती है बेटा किसी भी अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना, क्योंकि बेटा यहाँ पर फिक्स ही नहीं होता ऑर्डर कौन दे रहा है। हाँ, तीन चार लोग ऑर्डर दे रहे हैं, राइट, प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हो बेटा, ऑर्डर तीन चार लोग दे रहे हैं, तो वहाँ पर एग्जैक्ट पता ही नहीं है अकाउंटेबिलिटी किसकी है। और हाइट ऑफ डिसऑर्डर भी बेटा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, जब बहुत सारे लोग बेटा ऑर्डर देंगे, तो किसी एक ना एक पर्सन का बेटा ऑर्डर को हम कंप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चार बेटा इसके वायलेटिंग इफेक्ट्स है। पहला, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। दूसरा, एम्प्लॉय की या सबॉर्डिनेट्स की बेटा जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो सकती है। यहाँ पर बेटा अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना थोड़ा सा टफेस्ट काम है बेटा, किसकी कौन आंसरेबल होगा। ठीक है, क्योंकि तीन चार लोग कहाँ ऑर्डर दे रहे हैं बेटा, तो हम किसकी आंसरेबिलिटी को फिक्स करेंगे। और हाइट ऑफ डिसऑर्डर भी यहाँ पर ज्यादा हो सकता है, यानी कि बेटा एम्प्लॉयज आपके ऑर्डर को कंप्लाई नहीं भी कर सकते। सारे आगे बेटा। ये वॉयलेटिंग इफेक्ट समझ आया सभी के? एवरीवन क्लियर विद दिस वॉयलेटिंग इफेक्ट बेटा? किसी पॉइंट में किसी को डाउट है? ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, डाउट नहीं आ रहा आप लोगों को। अगला है जी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो बेटा, इस पॉइंट को समझने के लिए अगेन हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना पड़ेगा, तब जाके बेटा ये पॉइंट हमें समझ में आएगा। तो इसकी थोड़ा सा आप जरा इधर ध्यान दीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बिल्कुल ध्यान सुना। ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है यूनिटी ऑफ कमांड से। कैसे यूनिटी ऑफ कमांड से मिलता जुलता है बेटा, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे हम। ठीक है, देखो इधर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जैसे आप ही हो बेटा, आप में से मान लो एक पिछले, एक्चुअली मैं एक ना एग्जांपल देता हूँ एक स्टूडेंट का। बेटा वन ऑफ माय स्टूडेंट
राइट इन अ पास्ट टाइम, अभी जो 2019 का बैच था वहाँ पर एक स्टूडेंट था, राइट। तो वो स्टूडेंट बेटा क्या कर रहा था, इकोनॉमिक्स की क्लास बेटा मेरे से भी ले रहा था, राइट, और एक कोचिंग सेंटर और था वहाँ से भी ले रहा था, और वो स्कूल से एक सर थे उसके, वो भी उसे ट्यूशन पढ़ाते थे, यानी कि अल्टीमेटली सर वो पर्सन तीन तीन जगह ट्यूशन पढ़ रहा था इकोनॉमिक्स का। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस बेटा, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा तू या तो उन स्कूल वाले सर से पढ़, या तो जहाँ तू कोचिंग पढ़ रहा है वहां पढ़, या तो तू मेरे से पढ़। यानी कि अल्टीमेटली तीन तीन जगह पढ़ने की रिक्वायरमेंट। यस बेटा, इट्स रियल। मजाक नहीं कर रहा हूँ ना, लाइक सॉरी, इट्स रियल। तो ध्यान सुनना, बेसिकली हुआ क्या, ना सिचुएशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो वहां पे उस पर्सन ने, मैंने उसको बोला, उसने कहा सर कोई नहीं मैं एडजस्ट कर लूंगा। मैं कहा ठीक है भाई। अब हुआ क्या बेटा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, अब क्वेश्चन आ गए थोड़े से ऑब्जेक्टिव टाइप, राइट। तो उसके स्कूल वाले टीचर ने उस टॉपिक को लेके बोला कुछ था, दूसरे ट्यूशन में जहां वो जाता था उन्होंने कुछ बोला था, और मैंने कुछ बोला था। अल्टीमेटली तीनों का ना इंटरेस्ट वहां पे क्लैश कर गया। अब वो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि यार मैं लिखूं क्या। मैंने सर ने, अब कौन से सर सही है भैया हमें क्या पता, हाँ मैं सही हूँ, दूसरे सर सही हैं, या फिर स्कूल वाले सर सही हैं। तो वो हो गया कंफ्यूज। तो ऐसे तीन चार क्वेश्चंस ऐसे थे बेटा, क्योंकि इस बार इंडियन इकोनॉमी भी थी, तो कुछ ऐसे जस्टिफाइबल क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिए जहां पर कंफ्यूजन हो गया। अब यकीन नहीं करोगे, 15 से 20 मार्क्स का उसका पेपर छूट गया था, रीजन ऑफ दिस। नाउ सिचुएशन क्या है मैं आपको बताता हूँ बेटा। उसने, उसके जो हेड थे कितने थे बेटा, तीन हेड, और तीनों हेड ने डायरेक्शन कितनी दी होगी बेटा, तीन डायरेक्शन। उसका टारगेट क्या तीन था, एक था, ओनली वन टारगेट, दैट गेटिंग द मैक्सिमम मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इन देयर एग्जाम। ऑब्जेक्टिव तो एक ही था ना बेटा, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना। उसने तभी तो तीन तीन ट्यूशन लगा रखे थे, उसका ऑब्जेक्टिव तो क्लियर था। बट द सिचुएशन इज दैट सर, गलती उसने ये करी, उसने तीन हेड अपने सर पे रख लिए। अब वो तीन हेड ने उन्हें तीन डायरेक्शन अलग अलग दी। नाउ सिचुएशन इज दैट वो किसी भी ऑब्जेक्टिव पे नहीं पहुंच पाया बेटा। मैं अल्टीमेटली बताता हूँ, उस बच्चे के अगर वो तमीज से क्लास लेता, एक ही जगह पढ़ता, चाहे वो किसी से ही पढ़ता बेटा, वो हायर स्कोरर स्टूडेंट था, उसके 100 मार्क्स भी आ सकते थे बेटा, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली बेटा 70 मार्क्स आए तो उसके पास 70 नंबर। रीजन बीइंग उसके कुछ ऐसे डिसीजन, जिस डिसीजन की वजह से बेटा उसका फेलियर हो गया सिचुएशन। आई होप सो वो यूट्यूब पे वीडियो देखेगा तो हंसेगा जरूर। अब सुनना ध्यान से, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल, आई थिंक आपको एग्जांपल समझ में आया हो। तो यही है बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हेनरी फेयोल कहते हैं भैया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्टिव को आपको अचीव करना है ना, तो उसके 10-10 प्लान बना के मत बैठ जाओ, या जो आपको ऑर्डर देने वाला पर्सन है ना, 10-10 लोगों से ऑर्डर मत ले लो। यानी कि आपके टीम ग्रुप का एक ही लीडर होना चाहिए। आपने फॉर एग्जांपल एक टीम बनाई, उस टीम का बेटा आप क्या कर रहे हो, नेतृत्व कर रहे हो बेटा, तो उसके लिए सिंगल पर्सन होना चाहिए, और वो सिंगल पर्सन के पास बेटा एक सिंगल प्लान होना चाहिए। यानी कि 10-10 प्लान लेके बैठ, 10-10 डायरेक्शन लेके बैठे हैं बेटा, 10-10 हेड लेके बैठे हैं, तो एक पर्सन का भी क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। आई होप सो आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ हो बेटा। हाँ जी, समझ में आया? अगर समझ में आया है तो अब जरा इसकी नोट्स पे चलते हैं। इसका जो हमारा नोट्स था उसको देखते हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। देखिए नोट्स क्या कह रहा है, आई होप सो आपको क्लियर हुआ हो बेटा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, नोट्स क्या कह रहा है देखो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का नोट देखेंगे बेटा, सारे बच्चे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ देखो बेटा, देखो क्या लिखा है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स दैट देयर शुड बी वन हेड। क्या लिखा है बेटा, देयर शुड बी वन हेड, एक हेड होना चाहिए, है। और फिर देखो क्या लिखा है, वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। यानी कि सर जिस ग्रुप ऑफ पर्संस का, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, तो उसको सिर्फ एक हेड की रिक्वायरमेंट है और सिर्फ एक प्लान की रिक्वायरमेंट है, तभी बेटा वो एक्चुअल डायरेक्शन को अचीव कर सकता है। अगर बेटा बहुत सारे प्लान आ गए, बहुत सारे हेड आपको लीड कर रहे हैं बेटा। हाँ जी बेटा। बेटा मैंने दोबारा ज्वाइन करने को बोला तो था, आपने ज्वाइन नहीं करा क्या? आ, तो लेट क्यों करा नालायक?
मैंने उस टाइम बोला तो था बेटा ज्वाइन करो फटाफट से। चलो कोई बात नहीं, सुनो अभी ज्यादा कुछ नहीं कराया। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज नथिंग बेटा, ये कहता है डायरेक्शन बेटा सिर्फ एक लीडर करेगा। हाँ, और उस लीडर के पास सिर्फ एक सिंगल प्लान होना चाहिए बेटा, तभी हम एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। हाँ, इस प्लान के कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, आपके साथ अभी मैं एक्सेप्शन डिस्कस करूंगा बेटा। बट बेसिकली आपको इतनी सिचुएशन समझ में आई, ये बेटा मुझे बता दो फटाफट से कि अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया तो मैं इसका कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बेटा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इतना बता दो मुझे समझ में आया। नीचे देखो हमने एग्जाम्पल भी लिखा है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है नीचे बेटा, उस एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा हुआ है। मिस्टर एम मतलब बेटा यहाँ पर मैनेजर से है, जो कि हेड है, ठीक है। और नीचे दो पर्सन जो मैंने बना रखे हैं बेटा, ये सबऑर्डिनेट्स हैं। इनकी डायरेक्शन है, वन प्लान है, यानी कि इनके जो डायरेक्शन मिले एक पर्सन से मिले, और जो इनके पास प्लान हो बेटा सिंगल प्लान हो, तभी ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को बेटा अचीव कर सकते हैं। पर अगर ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली अचीव ऑब्जेक्टिव को अचीव करना थोड़ा सा दिक्कत दे देगा, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिस इज द फिफ्थ प्रिंसिपल वी आर हैविंग। अब इसका एक्सेप्शन क्या है, मैं आपके साथ एक छोटा सा एक्सेप्शन डिस्कस करता हूँ। अभी इसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे बेटा, इसका पॉजिटिव इफेक्ट और वाइल्टिंग इफेक्ट क्या है वो पढ़ेंगे, बट फिलहाल मैं आपको एक्सेप्शन बताता हूँ। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए आप आर्मी का एग्जांपल लेते हैं। आर्मी के एग्जांपल में क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो एक हमने बेटा टेररिस्ट से निपटने के लिए एक टीम बनाई, राइट। मान लीजिए एक टीम बनाई और डेफिनेटली उस टीम को एक पर्सन लीड करेगा। अब वो पर्सन लीड कर रहा है, टीम है बेटा। अब उनके पास एक प्लान है, मान लो उन्होंने एक प्लान बनाया, ठीक है जी, इस प्लान को फॉलो करके हम इन टेररिस्ट ग्रुप्स को खत्म करेंगे ना। हुआ क्या बेटा, उनके प्लान के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं हुआ, यानी कि उनका मान लीजिए वो प्लान हो गया फेल। तो क्या बेटा वहां पर उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा? नो सर। तो वहां पर बेटा उनको ऑल्टरनेटिव प्लान की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो सर ऐसी जहां पर सरकमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं, ध्यान सुनना, जहां पर सरकमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं तो वहां पर आपको ऑल्टरनेटिव प्लान बनाना पड़ सकता है। तो वहां पर बेटा प्लीज उसको ना मिसमैच मत करना। देखो डायरेक्शन तो एक ही थी, बट हमने देखा कि हमने जो प्लान ए बनाया था, प्लान बी बनाया था, मान लीजिए दो प्लान बनाए थे कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा फॉलो करके हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब सर ए प्लान हमने फॉलो किया, बट कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस हो गई कि हम ए प्लान को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे बेटा, ए प्लान को ड्रॉप करके बी प्लान को अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगेन वो भी एक तरह से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ही है, राइट। बट वहां पर हमने ऑल्टरनेटिव बना रखे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव हमें, अगर ये ऑल्टरनेटिव फेल हो गया तो इस ऑल्टरनेटिव को फुलफिल करके बेटा हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे, ठीक है। देखो ना अगेन वहां पर भी बेटा डायरेक्शन तो एक ही चल रही है। आपने ए प्लान ड्रॉप किया तो आपने कौन सा प्लान एक्सेप्ट कर लिया, बी। तो डायरेक्शन तो बी के हिसाब से चलोगे ना आप, ए और बी दोनों के हिसाब से तो नहीं चलोगे, ठीक है। तो ये छोटा सा एक कंफ्यूज करता है सर, वहां पर तो दो प्लान चल रहे, तो दो प्लान बेटा साइमल्टेनियसली नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर प्लान दो भले, हाँ एक हमने ऑल्टरनेटिव में रखा हुआ है बेटा, एक प्लान के हिसाब से हम चलेंगे। क्लियर हुआ? आई थिंक आपको जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो गया, आई होप सो। अगर किसी को अभी भी डाउट है बेटा प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं इसको लेके, एनीवन। पूछो भाई अगर किसी को डाउट है तो, डोंट वेट। नहीं है डाउट? पक्का? हर्ष बेटा समझ आया? हर्ष, रानी आपको समझ में आया बेटा? आदित्य, सर मतलब यही हुआ ना कि एक वक्त पर, यस 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 बिल्कुल यही हुआ बेटा, एक वक्त पर एक ही प्लान आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था बेटा हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है जी। ओके ओके डन। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। अगेन वही इफेक्ट्स, अगर इस यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो किया तो पॉजिटिव इफेक्ट्स, अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया तो वायलेटिंग इफेक्ट्स। तो देखिए पहला इफेक्ट क्या लिखा बेटा, एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑब्टेन ड्यू टू अ मैनेजर एसोसिएट विद द सेम काइंड ऑफ द एक्टिविटी। यानी कि बेटा ध्यान सुनना, मैंने ना एक ग्रुप ऑफ पर्संस एक एक्टिविटी को डिवाइड किया और उस एक्टिविटी का एक पर्सन अपॉइंट कर दिया। अच्छा मुझे बात बताइए, मान लो बेटा मैंने क्या किया, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग मैंने क्या किया, प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग एक ग्रुप बनाया कि इतने लोग प्रोडक्शन में इंडल्ज रहेंगे,
राइट। अब हुआ क्या सर, वहां पर जो आप हेड चुनोगे बेटा, वो किसको चुनोगे? किसी को भी सिलेक्ट कर लोगे या किसी स्पेशलाइज पर्सन को, कोई एक्सपर्ट पर्सन को सिलेक्ट करोगे बेटा? तो डेफिनेटली बेटा वहां पर आप लीडर हेड एक एक्सपर्ट पर्सन को ही एक्सेप्ट करोगे, सेलेक्ट करोगे। तो डेफिनेटली उस पर्सन के अंदर जो स्पेशलाइजेशन है उसका एडवांटेज हमें मिलेगा बेटा। यस, तो उसका हमें एडवांटेज यहाँ पर अचीव होगा अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एक सिंगल पर्सन को बेटा लीड करवाते हैं। ठीक है जी। फिर लिखा हुआ है सर, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा बेटा, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि सर एक्टिविटी हमारे जल्दी से होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि हमारे अंदर कंफ्यूजन तो नहीं होगी। फिर लिखा हुआ है इजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। वही चीज लिखिए बेटा, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना यहाँ पर ज्यादा आसान होता है। तो तीन चीजें बेटा, पहला इस यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करके बेटा हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल सकता है। सर हमें हमारी एफिशिएंसी बढ़ सकती है ऑर्गेनाइजेशन की। या सर ये इजी होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ठीक है जी, समझ आया? हाँ जी, बोलो बोलो फटाफट। फर्स्ट पॉइंट डाउट है? फर्स्ट पॉइंट सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ बेटा। जैसे मान ले मुझे एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी करनी है, राइट। अब उस ग्रुप ऑफ एक्टिविटी में बेटा मैं एक हेड चुनूंगा और उस हेड का ही प्लान होगा। तो अगर उस एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जाम की प्रिपरेशन, आपके एग्जाम्पल में बता दो बेटा, आपके हिसाब से एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और आप ग्रुप स्टडी कर रहे थे, सारे के सारे हैं, 5-6 लोग मिलके ग्रुप स्टडी कर रहे थे। और उसमें से बेटा हर पर्सन ना स्पेशलाइज है एक एक सब्जेक्ट में। जैसे मान लो बेटा आप स्पेशलाइज हो किसी अकाउंट्स में, कोई बंदा इकोनॉमिक्स में, कोई बिजनेस में है। तो अब ग्रुप स्टडी का मतलब ये होता है ना, जो पर्सन जिस एक्टिविटी में एक्सपर्ट है वो हर पर्सन को डाउट क्लियर करेगा। तो यहाँ पर सिचुएशन वही है बेटा, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का हेड उस पर्सन को बनाओगे जो उस एक्टिविटी में स्पेशलाइज है। तो क्या उस एक्टिविटी को लेके बेटा स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज आपको मिलेगा अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो कर रहे हो। अगर दो दो तीन तीन लोग समझाएंगे बेटा तो डाउट होगा, दिक्कत होगी, क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। बट एक एक्सपर्ट पर्सन आपको समझाएगा तो वहां पर ज्यादा बेटर क्लैरिटी हो पाएगी। आई होप सो समझ में आ गया हो बेटा सभी स्टूडेंट्स के। ठीक है, अब आइए वॉयलेटिंग इफेक्ट्स में। वॉयलेटिंग इफेक्ट्स क्या है, यानी कि अगर आपने फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली उसका रिवर्सल हो गया ना, आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी बेटा ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, और ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में बेटा हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है। डेफिनेटली जो ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स थे बेटा वो नीचे बेटा वॉयलेटिंग इफेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप फॉलो करोगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा स्पेशलाइजेशन का, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना बेटा आसान रह जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, फॉलो नहीं करते हो, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हो जाएगी बेटा, आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा स्पेशलाइजेशन का, आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ एवरीवन? हाँ जी, तो ये था बेटा आज का हमारा प्रिंसिपल। देखो आज हमने जितने भी टॉपिक पिक किए थे बेटा, दीज आर वेरी इजी एक्चुअली। अगर मैं आपके साथ एक छोटा सा फॉर्मल डिस्कशन करूं, ये तीनों पॉइंट बेटा बड़े इजी थे। बट हाँ, आने वाले जो टाइम है ना, जो अभी हमारे प्रिंसिपल बचे हैं, आज हमारे 5 प्रिंसिपल हो चुके हैं बेटा। अप्रोक्सीमेटली अभी हमारे 9 बचे हुए हैं, 9 प्रिंसिपल अभी हमारे बचे हुए हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, कोई भी स्टूडेंट ना क्लास नहीं छोड़ेगा प्लीज। आज भी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे अब्सेंस हैं। ठीक है, इतना कुछ बोलने के बाद भी। चलो खैर कोई बात नहीं, आज मैंने जितना पढ़ाया प्लीज अब इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। कोई डाउट होगा मेरे से आप पूछ लेना। आज की क्लास में बेटा हम सिर्फ इतना ही करेंगे। ठीक है, चलिए टेक केयर।